हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका रिवाइज इन 40 मिनट्स। कल की क्लास में लास्ट में थोड़ी गड़बड़ हो गई थी तो क्लास नहीं लग पाई थी। पूरी 40 मिनट की क्लास थी, आधी ही लगी। तो कोशिश करेंगे कि वो वाली चीज़ आज कवर करें। देखिए कल अपने जो लास्ट क्वेश्चन किया था वो किया था फिफ्थ क्वेश्चन, PCl5 बन सकता है परंतु NCl5 नहीं। इसके साथ अपने एक और किया था कि POCl3 बन सकता है, NOCl3 नहीं। और साथ में अपन ने ये भी देखा था कि नाइट्रोजन 5 संयोजकता नहीं दर्शाता लेकिन +5 ऑक्सीकरण अंक प्रदर्शित करता है। ठीक है, ये सारा हो गया। अब अपन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। हाँ जी, आज अपन स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है 15वें वर्ग के हाइड्राइडों के बंद कोण पर टिप्पणी कीजिए। क्या है, हम बात कर रहे हैं किसके लिए? 15th ग्रुप, 15वें ग्रुप के हाइड्राइडों की। बेसिकली प्रश्न क्या है, 15वें ग्रुप के हाइड्राइडों का बंद कोण है। अपन पूरा का पूरा देख लेंगे, ठीक है ना। देखिए अगर 15वें ग्रुप की बात की जाए तो 15वें वर्ग में तत्व होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मुथ। और यदि बात करें इनके हाइड्राइडों की तो नाइट्रोजन के द्वारा जो हाइड्राइड बनाया जाता है वो बनाया जाता है NH3 अमोनिया फेमस, PS3 फोस्फिन, ASS3 आर्सिन, SbS3 स्टीबिन और BaH3 बिस्मुथीन या बिस्मिथीन। ठीक है ना, ये इनके हाइड्राइड है। ध्यान रखना, 15वें वर्ग के तत्वों के द्वारा जो हाइड्राइड बनाए जाते हैं उन हाइड्राइडों में जो केंद्रीय तत्व होता है उसकी संकृत अवस्था होती है sp3। क्या होती है? sp3। नाइट्रोजन को मानते हुए देखें तो नाइट्रोजन sp3 है, तो एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म इसके पास उपस्थित रहेगा और 3 हाइड्रोजन इस प्रकार से जुड़े रहते हैं। तो इनकी जो संरचना होती है वो होती है पिरामिडीय। कैसी होती है? पिरामिडीय। क्यों? क्योंकि जो संरचना में जहां बंध नहीं बना वो संरचना में भाग नहीं लेता, तो सिर्फ ये क्या बनाते हैं? पिरामिडीय संरचना की बात करते हैं। ये तो अपन ने पढ़ लिया। अब बात आती है बंध कोणों की। तो देखिए यहाँ जो इलेक्ट्रॉन युग्म है, अगर आपने VSEPR थ्योरी पढ़ी है तो इसको बोलते हैं लोन पेयर। क्या बोलते हैं? लोन पेयर। और इनके इलेक्ट्रॉनों को बोलते हैं बॉन्ड पेयर। ये जो होते हैं ना, ये क्या होते हैं? बॉन्ड पेयर। और ये वाला क्या है? लोन पेयर। तो ये लोन पेयर जो है वो इन बॉन्ड पेयर पे क्या करेगा? प्रतिकर्षण करेगा। तो ये जो है ना, ये पास पास आ जाते हैं। तो sp3 संकरण जहां भी होता है वहां बंद कोण का मान 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए, लेकिन अमोनिया में ये मान कम हो जाता है, 107 के आसपास आ जाता है। आपको डाटा नहीं याद रखना, आपको याद रखना है कि कम हो जाता है। हो गया ना। अब क्या हो गया कि अमोनिया में जो बंद कोण है वो 109 डिग्री 28 मिनट से कम है, 107 पॉइंट समथिंग है। अब क्या होता है कि ये पूछा है प्रश्न में कि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर या नीचे से ऊपर जाने पर बंद कोण में क्या फर्क पड़ता है। तो ध्यान रखना, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर बंद कोण का जो मान होता है वो बेटा जी घटता जाता है। वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर बंद कोण का मान घटता जाता है। क्यों घटता जाता है? देखो हम बात करेंगे, दो ही एग्जांपल लेंगे और उससे सारा क्लियर हो जाएगा। हमने एक एग्जांपल लिया किसका? NH3 का। दूसरा एग्जांपल लेते हैं किसका? PH3। हमने दो एग्जांपल लिया, एक लिया NH3 और दूसरा क्या किया बेटा? PH3। अब देखो जी क्या होता है, जैसे जैसे वर्ग में ऊपर से नीचे आओगे केंद्रीय जो परमाणु है उसकी विद्युत ऋणता जो होती है वो घटती जाती है। नाइट्रोजन की सबसे ज्यादा है, फिर फास्फोरस की, फिर आर्सेनिक की, फिर एंटीमनी की और फिर क्या होगी? बिस्मुथ की। तो सबसे ज्यादा नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता होगी कि नहीं होगी? अब देखिए यहाँ नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता क्या है? ज्यादा है। ज्यादा है तो बंध के इलेक्ट्रॉन जो है वो नाइट्रोजन अपनी ओर खींचेगा कि नहीं खींचेगा? तो ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बंध वाले, ये नाइट्रोजन के एकदम पास रहते हैं। अब बताओ जी, ये जो लोन पेयर है ये प्रतिकर्षण कर रहा है और ये इलेक्ट्रॉन पास पास आ गए, तो इनका जो प्रतिकर्षण है ना वो भी क्या होगा? बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो ये क्या करेंगे? विरोध करेंगे। पास आगे तो विरोध करेंगे, तो ये जो है ना वो इतनी आसानी से क्या करेगा? मान कम नहीं कर पाएगा। लेकिन यहाँ प्रतिकर्षण हो रहा है और फास्फोरस की विद्युत ऋणता नाइट्रोजन से कम थी, इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? दूर हो जाते हैं। कुछ नाइट्रोजन की तुलना में थोड़े से क्या होंगे? दूर होंगे। दूर होंगे तो इनके मध्य जो प्रतिकर्षण लगता है वो इतना नहीं होता जो
जितना अमोनिया में होता है उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता। तो जैसे जैसे वर्ग में ऊपर से नीचे आते जाओगे केंद्रीय परमाणु की विद्युत ऋणता घटती जाएगी तो उससे जो बंध के इलेक्ट्रॉन है वो दूर होते जाएंगे तो इनके द्वारा प्रतिकर्षण घटेगा, विरोध घटेगा तो बंध कोण क्या होगा, कम होता जाएगा। तो अमोनिया की तुलना में फोस्फिन की तुलना में आर्सेन की तुलना में स्टीबिन का और इसकी तुलना में बिस्मुथिन का बंध कोण क्या होता है, कम होता है। तो जैसे जैसे वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं हाइड्राइडों का बंध कोण घटता जाता है। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, ध्यान रखना। इसमें एक ध्यान रखना, अमोनिया जो होती है वो आसानी से इलेक्ट्रॉन युग्म दे देती है, इसलिए लुईस क्षार की तरह व्यवहार करती है। फोस्फिन भी इलेक्ट्रॉन युग्म दे देती है, इसलिए लुईस क्षार की तरह व्यवहार करती है, बाकी आसानी से इलेक्ट्रॉन प्रदान नहीं कर सकते। और बात करें अपचायक क्षमता की तो बिस्मुथीन जो होती है आपकी BiS3 ये वाली, ये क्या होती है, तापीय दृष्टि से कम स्थायी होती है या तापीय दृष्टि से अस्थायी होती है। तो जैसे ही ये वातावरण के संपर्क में आती है या ताप दिया जाता है ये टूट जाती है, और टूट जाती है तो हाइड्रोजन मुक्त करती है, इसीलिए ये किसकी तरह व्यवहार करती है, अपचायक। तो ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि इनमें प्रबलतम अपचायक कौन है, तो ध्यान रखना BiH3 क्या है, प्रबलतम अपचायक है। चलो ये हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या याद रखना है, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर क्या होता जाता है, बंध कोण का मान घटता जाता है। नेक्स्ट प्रबलतम अपचायक कौन सा होगा, नेक्स्ट सातों प्रश्न कर लिया अपन ने। BiS3 क्या होगा, प्रबलतम अपचायक। और प्रबलतम लुईस क्षारक कौन होता है, NH3 जो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करते हैं। नेक्स्ट 15वें वर्ग के ऑक्साइडों की प्रवृत्ति पर टिप्पणी कीजिए। ये लो जी क्वेश्चन नंबर है 8 है ना, हाँ 8। 15वें वर्ग के ऑक्साइडों पर टिप्पणी कीजिए। ये लो जी 15वें वर्ग के ऑक्साइडों पर टिप्पणी करनी है। 15वें वर्ग के ऑक्साइड किस प्रवृत्ति के होते हैं, इस पे अपने को क्या करना है, टिप्पणी करनी है। तो 15वें वर्ग के ऑक्साइडों पर टिप्पणी कीजिए। देखो जी 15वें वर्ग के तत्वों की बात करें सबसे पहले। 15वें वर्ग के तत्व है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मुथ। क्लियर है। ऑक्साइड देखना है तो हमें ये पता होना चाहिए कि इनके द्वारा ऑक्सीकरण क्या दर्शाया जाता है। तो इनके द्वारा वर्ग का जो सामान्य ऑक्सीकरण है वो है -3। क्या होता है, -3, क्योंकि ये 3 इलेक्ट्रॉन लेके स्थायी होते हैं। इसके अलावा इनके बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये +5 भी दर्शाते हैं, और एक अक्रिय इलेक्ट्रॉन युग्म के कारण +3 भी दर्शाते हैं। ध्यान रखना ऑक्साइड जब भी बनाएंगे तो इनका कौन सा ऑक्सीकरण काम में आएगा, धनात्मक। कौन सा आएगा, धनात्मक। तो इस वर्ग के तत्वों के द्वारा मुख्य रूप से 2 प्रकार के ऑक्साइड बनाए जाते हैं, एक जब वो +3 ऑक्सीकरण अवस्था में है, एक जब वो +5 है। तो नाइट्रोजन का N2O3 और N2O5। ध्यान रखना नाइट्रोजन जो है ना वो असामान्य व्यवहार दर्शाता है, इसके बहुत सारे ऑक्साइड है, लेकिन सामान्य ऑक्साइड बात करें तो 2 है, N2O3 और N2O5। फास्फोरस का P2O3 P2O5, आर्सेनिक का AS2O3 AS2O5, Sb2O3 Sb2O5 और Bi2O3। ये लो जी, बस ये मत बनाना, क्यों, क्योंकि विस्मित धातु है और धातुओं में अक्रिय इलेक्ट्रॉन युग्म प्रभाव लागू होता है। तो ये क्या करते हैं, अपने अक्रिय इलेक्ट्रॉन युग्म प्रभाव, कौन से प्रभाव के कारण, अक्रिय इलेक्ट्रॉन युग्म प्रभाव के कारण +5 ऑक्सीकरण नहीं दर्शा पाते, क्योंकि इनका बाह्यतम कोश के जो s इलेक्ट्रॉन है ना, इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे तो क्या आएगा, NS2Np3। ये निष्क्रिय हो जाते हैं, तो सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन काम में आते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये बड़ा दर्शाते हैं। तो इनके ऑक्साइडों की बात करें तो इनके ऑक्साइड ये हो गए। अब देखो जी सामान्य पूछा है तो ध्यान रखना, धातुओं के ऑक्साइड होते हैं अम्लीय, धातुओं के क्या होते हैं, अम्लीय। अधातुओं के क्या बोल दिया मैंने, हाँ, अधातुओं के ऑक्साइड होते हैं अम्लीय, धातुओं के होते हैं क्षारीय, और जो होते हैं उपधातु उनके होते हैं उभयधर्मी। तो यहाँ ध्यान रखना नाइट्रोजन और फास्फोरस इन दोनों के ये ऑक्साइड जो है, ये दोनों ऑक्साइड होते हैं अम्लीय प्रकृति के।
कैसे होते हैं, अम्लीय प्रकृति के। कोई से भी ऑक्साइड की बात कर लेना, नाइट्रोजन फास्फोरस दोनों के क्या है, अम्लीय प्रकृति के। आर्सेनिक और एंटीमनी ये दोनों होते हैं उभयधर्मी, और बिस्मिथ क्या होता है, क्षारीय। ध्यान रखना, नाइट्रोजन और फास्फोरस के चाहे +3 वाले चाहे +5 वाले दोनों कैसे होते हैं, अम्लीय। इन दोनों के क्या होते हैं, उभयधर्मी, और ये क्या होता है, क्षारीय। अब यदि प्रवृत्ति की बात करें तो N2O3 और N2O5 में ये बड़ा ज्यादा प्रबल अम्लीय होगा। ये हमेशा ध्यान रखना, अम्लीय प्रकृति जो होती है वो ऑक्सीकरण बढ़ने के साथ बढ़ती है, ठीक है ना। एक नाइट्रोजन का ऑक्साइड N2O3 और एक N2O5 में तो ज्यादा कौन होगा, N2O5। तो ध्यान रखना, धात्विक गुण बढ़ने पर क्षारीय गुण बढ़ते हैं, अधात्विक गुण बढ़ने पर अम्लीय गुण बढ़ते हैं, ऑक्सीकरण अंक बढ़ने पर अम्लीय गुण बढ़ते हैं, ठीक है ना। इनके अलावा कुछ सामान्य ऑक्साइडों की बात कर लेते हैं। एक ऑक्साइड होता है CO, एक होता है NO और एक होता है N2O। तीन ऑक्साइडों को अपनी जिंदगी में कभी मत भूलना। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड, ये होती है हास्य गैस। कौन सी होती है, हास्य गैस। ये वाहनों के धुएं में होती है नाइट्रिक ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, तो आपको पता ही है। तो ये तीनों जो होते हैं ना, ये तीन ऑक्साइड ऐसे हैं जो उदासीन है। अगर ऑक्साइडों की बात की जाए तो ऑक्साइड होते हैं 4 प्रकार के, अम्लीय, उभयधर्मी, क्षारीय और उदासीन, ठीक है ना। अधातुओं के अम्लीय, धातुओं के क्षारीय, उपधातुओं के उभयधर्मी, और ये तीन क्या होते हैं, उदासीन। सामान्यतः यही होता है, ठीक है ना। तो ये लो जी, नाइट्रोजन फास्फोरस के कैसे हो गए, अम्लीय, आर्सेनिक एंटीमनी के कैसे हो गए, उभयधर्मी, और बिस्मिथ का कैसा हो गया, क्षारीय। क्लियर है। CO, NO और N2 कैसे हैं, उदासीन। उभयधर्मी वो होते हैं जो अम्लों के साथ क्षारों जैसे गुण दर्शाए और क्षारों के साथ अम्लों जैसे गुण दर्शाए, और उदासीन वो होते हैं जो ना अम्लीय प्रकृति दर्शाते हैं और ना ही क्षारीय प्रकृति दर्शाते हैं। चलो 8 क्वेश्चन हो चुके हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, PCl3 में PCl5 में कौन अधिक सह संयोजक व कौन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, घूम फिर के कैसे भी आ सकता है। PCl3 और PCl5 में कौन अधिक सह संयोजक है। अब कैसे पूछे उसकी मर्जी है, क्या पूछ सकता है, कौन अधिक सह संयोजक है या कौन अधिक आयनिक है, कैसे भी पूछ सकता है। देखो जी, PCl3 PCl5 इनमें जब भी ये बताया जाता है कि कौन अधिक सह संयोजक है, तो ये जो चीजें हैं ये समझाई जाती है कौन से नियम से, फायांस के नियम से। किससे समझाई जाती है, फायांस के नियम से। फायांस के नियम को कई बार फजांस का नियम भी कहते हैं, ध्यान रखना। फायांस का नियम या फजांस का नियम एक ही बात है। फायांस का नियम या फजांस का नियम क्या होता है, देखो ये नियम आपको लगाना है तो तुम्हें ये मानना पड़ेगा कि यौगिक आयनिक है, आयनिक मानते हुए ये नियम लागू करना, ठीक है ना। देखना, PCl3 में फास्फोरस होता है 3+, ये लो, और ऋणायन है Cl-। हम तुलना करेंगे PCl5 और PCl3 की, और PCl5 में फास्फोरस क्या होता है बेटा, 5+, और ऋणायन क्या होता है, Cl-। सुनो, ये क्या कहते हैं कि पहले किसी यौगिक द्वारा आयनिक बंध बना लिया जाता है। फास्फोरस ने 3 इलेक्ट्रॉन छोड़े और Cl ने ले लिए, फास्फोरस +3 आयन बन गया, Cl- बन गया, ये आयनिक यौगिक है। अब आयनिक यौगिक में वापस क्या होगा, ध्रुवण होगा। क्या होगा, ध्रुवण, और ध्रुवण के कारण सह संयोजक गुण आएंगे। तो ध्यान रखना, फास्फोरस 3 इलेक्ट्रॉन त्याग चुका है और 3 Cl ने एक इलेक्ट्रॉन लेके 3 Cl- बना लिया, और दोनों विपरीत आवेशित आयन है तो एक दूसरे के पास जुड़ गए। अब फास्फोरस ने इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, धनायन बन गया, लेकिन अब ये जो धनावेश है ना, ये इलेक्ट्रॉन को वापस खींचता है। ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन वापस मेरी तरफ आओ। तो जो इलेक्ट्रॉन दिए थे उन इलेक्ट्रॉनों को वापस अपनी ओर खींचना ही तो क्या कहलाता है, ध्रुवण। जो इलेक्ट्रॉन दे चुके हो उसको वापस खींचना ही क्या है, ध्रुवण। और ये जो ध्रुवण है ये फायांस ने समझाया था। फायांस क्या कहता है कि देखो,
धनायन का आकार जितना छोटा या कम होगा, धनायन का आकार जितना छोटा या कम होगा, आवेश जितना अधिक होगा, ऋणायन का आकार जितना अधिक और आवेश जितना अधिक होगा, ध्रुवण उतना ही ज्यादा होगा। यानी धनायन का आकार जितना छोटा, आवेश जितना ज्यादा, ऋणायन का आकार जितना बड़ा और आवेश जितना ज्यादा होगा, ध्रुवण उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। तो अब देखो जी, दोनों में ऋणायन सेम है, Cl माइनस और Cl माइनस, ऋणायन खत्म हो गया। अब धनायन देखो, धनायन पे P+3 और P+5, P+3 कम आवेश है, +5 का ज्यादा है, P+3 का आकार बड़ा होता है, +5 का क्या होता है, छोटा होता है। तो ध्रुवण कौन करेगा, +5। तो P+5 के द्वारा P+3 से ज्यादा ध्रुवण किया जाता है, तो सहसंयोजक गुण भी क्या हो गए, ज्यादा। तो ध्यान रखना, PCl5 अधिक सहसंयोजक होता है, PCl3 कम होता है। प्रश्न उल्टा पूछ लिया, कौन अधिक आयनिक होता है, तो PCl3 अधिक आयनिक होता है, PCl5 कम आयनिक होता है। इस बात को ध्यान में रखना। क्लियर है? तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 9। ये किसी के लिए पूछा जा सकता है, तुम्हें समझाने के लिए उसे आयनिक यौगिक मानता, आयनिक यौगिक मानना पड़ेगा। और ये बताओगे कि ये सब हम कौन से नियम से बता रहे हैं, फायांस के नियम से या फजांस के नियम से। चलो नेक्स्ट देखो, हाँ जी, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, N2 के गलनांक, क्वथनांक और विलेयता। ये मैंने पहले ही कहा था कि ऐसे प्रश्न कभी नहीं आते, फिर भी अपने इसको साथ में ऐड कर लेते हैं। N2 के गलनांक, क्वथनांक और विलेयता मैं बोर्ड पे लिख देता हूं, तुम्हें वो याद रखने की ज्यादा जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तुम्हें ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने पहले बताया था कि ये चीजें सिर्फ नोट्स को सुंदर बनाने के काम आती है, ठीक है। तो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के गलनांक की बात करें, एक होता है गलनांक, एक होता है क्वथनांक और एक होता है विलेयता। यानी जहां ठोस अवस्था द्रव अवस्था में चेंज होगी वो गलनांक होगा, जहां द्रव वाष्प में चेंज होगा वो क्वथनांक होगा, और गुणना विलेयता सिर्फ किसमें देखेंगे, जल में। विलेयता ताप से प्रभावित होती है, तो अपन 273 केल्विन पे देखेंगे, ठीक है ना। तो देखिए गलनांक, गलनांक होता है इसका 63.2 केल्विन, 63.2 केल्विन। गलनांक कितना होता है, 63.2 केल्विन। क्वथनांक होता है 77.2 केल्विन। क्या होता है, 77.2 केल्विन। ध्यान रखना, आजकल चल रहा है ना कि ऑक्सीजन की कमी आ रही है, ऑक्सीजन की कमी आ रही है, तो वो ये सिस्टम होता है, ये क्या करते हैं, वायु को लेते हैं, वायु को ठंडा कर लेते हैं। वायु को जब ठंडा करेंगे तो वो द्रव अवस्था में बढ़ेंगी। अब द्रव अवस्था में आने के बाद जो द्रवित वायु है उसको वापस क्या करते हैं, प्रभाज्य आसवन करते हैं। तो सबसे पहले नॉर्मल गैसें चली जाती है, उसके बाद जब आता है 77.2 केल्विन, तब निकलती है कौन सी गैस, नाइट्रोजन, और पीछे बचती है ऑक्सीजन जो निकलती है 90 केल्विन पे। तो ये तरीका होता है ऑक्सीजन बनाने का, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन का कितना होता है, 90 केल्विन, ध्यान रखना। अच्छा, अब विलेयता, विलेयता होती है 23.2 सेंटीमीटर क्यूब, 23.2 सेंटीमीटर क्यूब प्रति लीटर। आपको पता है सेंटीमीटर क्यूब किसको डिनोट करता है, ml को। तो 23.2 ml जो आपकी ये नाइट्रोजन है, ये क्या होती है, प्रति लीटर, किसमें, जल में विलय होती है। ये चीज तुम्हें सिर्फ एक बार पढ़नी है, इससे क्वेश्चन आए नहीं। हाँ, कभी नाइट्रोजन पे टिप्पणी आ जाए तो साथ में ऐड कर जाओगे तो सुंदर लगेगा, बाकी ये मान कभी पूछे नहीं जाते। देख लो क्वेश्चन नंबर 10, 11वां,
नाइट्रोजन से कैल्शियम साइनेमाइड के निर्माण की रासायनिक अभिक्रिया, ये तो तुम्हारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी है, ठीक है ना। यूरिया के निर्माण में कैल्शियम साइनामाइड का निर्माण होता है। ये विक्रिया मैं नहीं करूंगा, ये आप खुद मेरे को लिख के भेजना, ठीक है ना, कि आप नाइट्रोजन से कैल्शियम साइनामाइड कैसे बनाते हो। ध्यान रखना, नाइट्रोजन की विक्रिया कैल्शियम कार्बाइड से करवानी है। किससे करवानी है? कैल्शियम कार्बाइड। थोड़ा सा बता देता हूं आपको नाइट्रोजन की विक्रिया किससे करवानी है? कैल्शियम कार्बाइड CaCO2 से। और विक्रिया कराओगे तो क्या बनेगा? कैल्शियम साइनेमाइड। ये होता है फॉर्मूला CaNCN, जिसे बहुत बार हम क्या लिख देते हैं? CaCN2। और कार्बन मुक्त होता है। वैसे विक्रिया आ चुकी है, बाकी आप खुद मेरे को भेजोगे, ठीक है ना, क्योंकि कैल्शियम साइनेमाइड यूरिया के निर्माण में काम में आता है। चलो नेक्स्ट, अमोनिया के निर्माण के हैबर प्रक्रम व लब्धि बढ़ाने वाले पद। हाँ जी, अमोनिया के निर्माण का हैबर प्रक्रम बताना है और लब्धि बढ़ाने वाले पद समझाने हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। ये वाली विक्रिया मेरे को लिख के भेजना, पता तो चले कि तुम पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे। हाँ जी, नेक्स्ट, अमोनिया निर्माण। अमोनिया निर्माण, देखिए अमोनिया निर्माण का एक प्रक्रम होता है हैबर प्रक्रम। हैबर प्रक्रम क्या होता है? जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की विक्रिया करवाते हैं ना, तो क्या बनती है? अमोनिया। देखो विक्रिया क्या है? N2 गैस होती है, प्लस में 3H2 गैस होती है, और क्या बनता है? 2NH3, ये भी गैस बनती है, ठीक है ना। आयरन उत्प्रेरक काम में लिया जाता है, मोलिब्डेनम उत्प्रेरक वर्धक के रूप में काम में लिया जाता है। आजकल क्या आते हैं? एल्यूमिनियम के ऑक्साइड भी इसकी जगह काम में लिए जाते हैं। लगभग 200 मेगापास्कल प्रेशर होता है और 700 लगभग 700 केल्विन क्या होता है? टेम्परेचर होता है। इस पे विक्रिया संपन्न होती है। तो यह है अमोनिया निर्माण का हैबर प्रक्रम। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन परस्पर मिलकर क्या करते हैं? अमोनिया का निर्माण करते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा स्पीडली देख लो कि कैसे अभिक्रिया संपन्न होती है। देखो हमें करना क्या है? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिला के क्या बनानी है? अमोनिया बनानी है, ठीक है। तो सबसे पहले एक चैम्बर होता है, इस चैम्बर को बोलते हैं कैटालिटिक चैम्बर। कैटालिटिक चैम्बर, ठीक है ना, या उत्प्रेरकीय कक्ष। उत्प्रेरकीय कक्ष, इस उत्प्रेरकीय कक्ष में क्या करते हैं? हम यहां से कौन सी गैसें भेजते हैं? इधर से गैसें भेजी जाती है, कौन सी बेटा? N2 और H2। कोशिश की जाती है कि 1:3 में भेजे ताकि विक्रिया में कोई दिक्कत ना हो। अब ये जो उत्प्रेरकीय कक्ष होता है, इस उत्प्रेरकीय कक्ष के अंदर क्या होता है? टेम्परेचर होता है 700 केल्विन, प्रेशर होता है 200 मेगापास्कल, ठीक है ना। और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड, या एल्यूमिनियम के ऑक्साइड नहीं होगा तो क्या होगा? Fe सॉलिड और मोलिब्डेनम सॉलिड, ये काम में लिए जाते हैं, ये उत्प्रेरक का काम करते हैं। जब इस टेम्परेचर पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन यहां एंटर करती है तो अभिक्रिया करेगी कौन सी? N2 प्लस 3H2 कन्वर्ट होगी 2NH3, यानी अमोनिया बन जाती है। गैसें धीरे धीरे ऊपर उठती है, टेम्परेचर, प्रेशर और उत्प्रेरक मिलेंगे तो क्या होगा? अमोनिया बन जाएगा। अब यहाँ पे एक आउटलेट लगा होता है, ये आउटलेट होता है। अब यहां से प्रोडक्ट निकलेगा, अभिक्रिया होने के बाद जो भी इसके अंदर है वो यहाँ से बाहर निकलेगा। अब देखो यहाँ से जो गैसें निकलती है, उन गैसों में मुख्य रूप से क्या होती है? अमोनिया। लेकिन इसके साथ साथ अनअभिकृत नाइट्रोजन और हाइड्रोजन भी होती है ना, वो इसके अंदर होती है और वो इसके साथ निकल जाती है। N2 भी निकलती है और H2 भी निकलती है। अब हमें क्या करता है? अमोनिया को N2 और H2 से क्या करना है? अलग करना है। तो हम क्या करते हैं? इसको आगे लेके जाते हैं, आगे ले जाके इसे क्या किया जाता है? इस प्रकार से हम एक डायग्राम बनाएंगे। इसका मतलब ये होता है ठंडा करना।
जैसे किसी पाइप में से गुजार के अपन ठंडा कर रहे हैं, शीतलक। संघनन, क्या करते हैं? संघनन। तो जब आप संघनन करते हो, ये एक बड़ा चैम्बर होता है, इस चैम्बर में ये संघनक लगा होता है। जब हम संघनन करेंगे तो क्या होगा? संघनन करने पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के कोई फर्क नहीं पड़ता, संघनन करने पर भी वो गैस ही रहेगी। लेकिन अमोनिया जो होता है ना, वो किस अवस्था में आ जाता है? द्रव अवस्था में। तो यहाँ क्या बन गया? द्रव अमोनिया। अमोनिया द्रव अवस्था में आ गया। यहाँ पे टूटी लगी होती है, जहां से अपने क्या कर लेते हैं? अमोनिया को अलग कर देते हैं। और यहाँ पे एक मोटर लगा रखी है, एक पंप लगा होता है, और ये पंप क्या करता है? वैक्यूम बनाता है। इधर से ये पंप है, और ये यहाँ से जो भी गैस है उस गैस को खींच रहा है। तो अमोनिया यहाँ चली गई, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो भी बची हुई है ना, इनको वापस यहाँ पे खींच लिया जाता है। अमोनिया तो द्रव अवस्था में आ गई, नाइट्रोजन हाइड्रोजन आए नहीं है, तो N2 + H2 जो है उसको वापस खींच लिया जाता है, और खींच के इसको सुंदर बना लेना अपने हिसाब से, यहां भेज दिया जाता है वापस। ठीक है ना? तो एक बार नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो इसमें एंटर कर चुकी है, वो क्या होती है? उत्पाद बन के बाहर निकलती है। अगर वहां तक बिना अभिक्रिया किए चली भी गई तो वापस क्या होगी? पंप के द्वारा आ जाएगी। यहां भी एक पंप लगा होता है, ये पंप भी क्या करता है? यहाँ से गैसों को इधर लेके जाता है। तो अब यदि इसमें लब्धि बढ़ाने वाले पद की बात करें तो सबसे पहले क्या कहेंगे? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को ज्यादा मात्रा में काम में लेंगे, क्योंकि क्रिया कारक की मात्रा बढ़ाने पर लीस आते के नियम से उत्पाद बढ़ेगा, अग्र बढ़ेगा, अभिक्रिया अग्र दिशा में जाएगी। नंबर 2, बनने वाले उत्पाद को तुरंत हटा दिया जाता है, क्योंकि उत्पाद हटाने पर भी लीस आते के नियम से विक्रिया अग्र दिशा में जाएगी। नेक्स्ट, क्रिया कारकों की संख्या ज्यादा है, इसीलिए अगर उत्पाद बढ़ाते हैं तो क्रिया कारक अपने आप बढ़ जाएगा। तो दाब बढ़ाने पर, क्या करने पर? दाब बढ़ाने पर विक्रिया क्या होगी? अग्र दिशा में, इसलिए विक्रिया को उच्च दाब पे संपन्न करवाया जाता है। ठीक है ना? और ताप नियंत्रित रखा जाता है 700 केल्विन। ठीक है ना? और नेक्स्ट काम कौन कर रहे हैं? उत्प्रेरक। तो आप बता देना, अधिक से अधिक क्रिया कारक लेके बनने वाले उत्पाद को हटा के उच्च दाब पे, नियंत्रित ताप पे और उत्प्रेरकों की उपस्थिति में हम क्या कर सकते हैं? अभिक्रिया की लब्धि बढ़ा सकते हैं। ठीक है ना? तो ये ध्यान रखना, अमोनिया के निर्माण का हैबर प्रक्रम क्या हो गया? अमोनिया के निर्माण का हैबर प्रक्रम। क्लियर है? चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, अमोनिया की प्रकृति पर टिप्पणी कीजिए। अमोनिया के साथ जुड़ा हुआ दूसरा क्वेश्चन आ गया, अमोनिया की प्रकृति पर टिप्पणी कीजिए। चलो थोड़ी बहुत अमोनिया की बात कर लेते हैं। हाँ जी, अमोनिया की प्रकृति पर टिप्पणी कीजिए। प्रकृति की बात करें, हम पूरी अमोनिया को समझा देंगे। अमोनिया नाम क्या है? अमोनिया अगर कहीं लुईस क्षार की तरह व्यवहार करे, लिगेंड के रूप में काम आए, तो नाम क्या हो जाता है? एमीन। ध्यान रखना, अमोनिया लिगेंड का नाम क्या हो जाता है? एमीन। वैसे क्या है? अमोनिया। हाँ जी, नाइट्रोजन जो होता है उसका संकरण है sp3। ज्यामिति चतुष्फलकीय होनी चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रॉन युग्म होने के कारण ज्यामिति कैसी होती है? पिरामिडीय। बंद कोण का मान होता है 109 डिग्री 28 मिनट से कम, यानी 107 डिग्री के लगभग। कितना होता है? 107 डिग्री के लगभग। आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान कर सकती है, इसलिए लुईस बेस किसकी तरह व्यवहार करती है? लुईस क्षार। लुईस क्षार। निर्माण जो किया जाता है, निर्माण वो किया जाता है किससे? हैबर प्रक्रम से। निर्माण किससे किया जाता है? हैबर प्रक्रम से। ठीक है ना? अमोनिया जो होती है इसमें हाइड्रोजन बंध बनाने की एक विशिष्ट क्षमता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? हाइड्रोजन बंध बनाने की विशिष्ट क्षमता पाई जाती है। इसीलिए अपने वर्ग में अधिकतम गलनांक क्वथनांक है। हाइड्रोजन बंध बनाने के कारण ही अंतराणविक बल प्रबल हो गए, तो अपने वर्ग में क्या हो गया? अधिकतम गलनांक क्वथनांक है। इसी हाइड्रोजन बंध बनाने की प्रकृति के कारण जैसे ही पानी में डाला जाता है तुरंत अभिक्रिया करती है, हाइड्रोजन बंध बनाती है और निर्माण कर लेती है NH4OH का। NH4OH का। और NH4OH जो होता है वो बाद में टूटता है किसमें? NH4+ और OH-। तो ये क्या करते हैं? जब इसको पानी में घोलते हैं तो ये क्या करेगी? देखो पानी में घोलेंगे तो H2O कैसे लिख दो तुम?
HOH, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर गए तो ये नाइट्रोजन क्या करता है, लोन पेयर दे देता है, तो देखो क्या बन गया NH3 और हाइड्रोजन NH4 प्लस, और आगे क्या बन गया OH है माइनस, ये आयन टूट जाता है, तो ये एक दुर्बल क्षार है। क्या है, दुर्बल क्षार है। तो NH4OH जिसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं, वो क्या होता है, अमोनिया का जलीय विलयन। क्या होता है, अमोनिया का जलीय विलयन। तो अमोनिया का जलीय विलयन क्या होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनिया जल में घुलनशील होती है, किसके कारण, हाइड्रोजन बंध के कारण। ये एक दुर्बल क्षार है, ध्यान रखना। अगर कहीं खांसी जुकाम हो रखा हो, तेज नाक बंद हो, खुल नहीं रही हो, तो लैब में जाके अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो होता है ना, उसको सूंघ लेना। जैसे इसकी स्मेल आने लगी, मतलब नाक खुल गई, जुकाम को तोड़ने का काम करता है, ठीक है ना, वैसे मत बनाना। तो अमोनिया लुईस क्षार इसके जल में क्या होगी, घुलनशील होगी। और हमें पता है कि जो क्षार होते हैं वो क्या करते हैं, अम्लों से अभिक्रिया करते हैं। अम्लों से क्या करते हैं, अभिक्रिया करते हैं। तो अमोनिया भी अम्लों से अभिक्रिया करती है। NH3 प्लस में HCl क्या बनेगा, NH4Cl। NH3 2 प्लस में H2SO4 क्या बनता है, NH4 फुल ट्वाइस SO4। तो अमोनिया जल में घुलनशील है, हाइड्रोजन बंध बना सकती है, लुईस क्षार है, अम्लों से विक्रिया करके लवणों का निर्माण करती है। और साथ साथ अमोनिया आसानी से नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान कर सकती है, इसीलिए दाता की तरह व्यवहार करती है, लिगेंड की तरह व्यवहार करती है। बहुत सी अभिक्रियाओं में संकुल निर्माण में काम आती है। कॉपर आयन, जिंक आयन, Ag आयन, इनके साथ ये अभिक्रिया करके क्या करती है, संकुल का निर्माण करती है। क्लियर है, ये लो जी, ये है अमोनिया की प्रकृति, बहुत अच्छी प्रकृति है। देख लो, अमोनिया sp3 संकरण है, पिरामिडीय संरचना है, बंध कोण लगभग 107 डिग्री है, हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। हाइड्रोजन बंध के कारण ये वर्ग के अन्य तत्वों से इसके गलनांक क्वथनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं। ये जल में घुलनशील होती है हाइड्रोजन बंध के कारण। इसका जो जलीय विलयन होता है वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड कहलाता है, क्योंकि ये NH4OH का निर्माण कर लेती है, जो OH माइनस मुक्त करता है। ये दुर्बल क्षार है, ये अम्लों से विक्रिया करके लवणों का निर्माण करती है, और ये लिगेंड की तरह व्यवहार करती है। कॉपर आयन, जिंक आयन, Ag आयन, Au आयन कहीं भी मिल जाए तो ये उनसे विक्रिया करके क्या कर लेती है, तुरंत संकुल का निर्माण कर देती है। और जहां ये संकुल यौगिकों का निर्माण करती है, वहां इसका नाम अमोनिया नहीं हो जाता, फिर क्या हो जाता है, एमीन। क्या होता है, एमीन, ठीक है ना। तो अपने क्वेश्चन हो गए 13, ठीक है ना। टाइम देखते हैं, लगभग 32 मिनट का टाइम है, अभी पड़े अपने पास 10-1 मिनट है। तो 13 क्वेश्चन हो चुके हैं बेटा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारे नेक्स्ट शीट जो है। जो बच्चे एग्रीकल्चर के हैं उनके लिए भी मैं आज से वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ, उनको भी आज तुम्हारा जो जैव रसायन है, बायोकेमिस्ट्री, उसका वीडियो डाला जाएगा। हाँ जी, नेक्स्ट, नाइट्रिक अम्ल के निर्माण की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए, ठीक है ना। नेक्स्ट, नाइट्रिक अम्ल के निर्माण की, देखो जी, नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल नाम होता है HNO3, ऑक्सीकरण अंक +5, संयोजकता 4। और नाइट्रिक अम्ल का निर्माण सबसे पहले किसने किया था, ओस्टवाल्ड ने। तो नाइट्रिक अम्ल के निर्माण की जो विधि है वो क्या कहलाती है, ओस्टवाल्ड विधि। बनाया किससे था, अमोनिया से। किससे था, अमोनिया से। वातावरणीय ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल की सहायता से। इन चीजों को याद रखना, ये कई पदों में होती है विक्रिया। हम क्या करते हैं, ओस्टवाल्ड प्रक्रम में अमोनिया की क्या करते हैं, वायु की उपस्थिति में जल की सहायता से क्या करते हैं, ठीक है ना। तो देखो क्या हुआ, नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करना है, विधि कौन सी होगी, ओस्टवाल्ड विधि। अमोनिया, वायु और जल, ठीक है। बढ़ाओ, देखते हैं हाँ जी, कैसे बनता है वो देखो। सबसे पहले काम में ली जाती है अमोनिया। अमोनिया का ऑक्सीकरण करते हैं। हाँ जी, सबसे पहले पहला पद अमोनिया। अमोनिया का ऑक्सीकरण किया जाता है, ये किया जाता है वायु की उपस्थिति में। वायु की उपस्थिति में कर रहे हैं, और वायु की उपस्थिति में लगभग ताप रखा जाता है 500 केल्विन, और दाब रखा जाता है 9 से 10 बार। एटीएम में नहीं लेना, कितना लेना है, बार के अंदर। तो अमोनिया और O2 अभिक्रिया करके निर्माण करते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड का और जल का। अभिक्रिया को संतुलित आपको याद रखना पड़ेगा। अमोनिया के अणु लेने हैं 4, इसके लेने हैं 5,
अब 4 अमोनिया है तो नाइट्रोजन 4 है तो नाइट्रिक ऑक्साइड भी 4 बनेंगे। अभिक्रिया को बैलेंस कर लेना, 4 किया 12 हाइड्रोजन थे तो जल कितना निकल गया 6। ये लो जी पहला पद। सबसे पहले वायु की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करके अमोनिया से क्या बनाते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड। क्या बनाते हैं बेटा नाइट्रिक ऑक्साइड, नाम याद रखना इसका नाइट्रिक ऑक्साइड। अब दूसरे पद में नाइट्रिक ऑक्साइड का फिर ऑक्सीकरण किया जाता है, 2 नाइट्रिक ऑक्साइड वायु की उपस्थिति में सीधा ऑक्सीकरण कर दो 2 NO2 बन जाएंगे। नाइट्रिक ऑक्साइड से क्या बन गया नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन है डाइऑक्साइड। और ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है इसे जब भी पानी में घोला जाता है तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निर्माण करता है नाइट्रिक अम्ल का और साथ में मुक्त हो जाता है नाइट्रिक ऑक्साइड। ये जो यहाँ काम में आया था ना ये यहाँ वापस मुक्त होता है जो आगे पुनः चक्रीकरण के काम में आएगा। इस विक्रिया को बैलेंस करने के लिए अपन क्या करते हैं 3 NO2 लेते हैं तो 2 तो क्या बन गए HNO3 तो दोनों हाइड्रोजन बैलेंस हो गए और एक नाइट्रोजन का क्या बनेगा नाइट्रिक ऑक्साइड। तो ऑक्सीजन देख लो कितनी है 3 2 5 और 1 6 3 6। क्लियर है। तो देखो जी अमोनिया ने क्या बनाया नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड का ऑक्सीजन होकर क्या बनेगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जल में घुल के क्या बनाता है HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड। और ये नाइट्रिक एसिड जो प्राप्त होता है ना ये जल में घुला होता है और जब इसका आसवन करेंगे तो आसवन करके इसे 68% HNO3 वेट बाय वेट यहां तक इसका शोधन कर सकते हैं। यही क्या कहलाता है सांद्र HNO3। लगभग 15 मोलरता का होता है ये सांद्र HNO3। क्यों? क्योंकि इस सांद्रता पे आते ही इस संगठन पे आते ही स्थिर क्वाथी मिश्रण का निर्माण कर लेता है और इस स्थिर क्वाथी मिश्रण का फिर वापस क्या कर सकते हैं अपन आसवन के द्वारा पृथक्करण नहीं कर सकते। हाँ अगर आपके पास है सांद्र H2SO4 तो आप उसकी सहायता से इसे 98% तक शोधित कर सकते हो। तो बस इतना ध्यान रखना कि कैसे बनता है किस संगठन पे प्राप्त होता है ये स्थिर क्वाथी मिश्रण बन जाता है इसलिए आगे इसका शोधन नहीं होगा। सल्फ्यूरिक अम्ल से निर्जलीकरण करके तुम जल को हटा सकते हो तो 98% तक इसे शोधित कर सकते हैं। ये हो गया नाइट्रिक अम्ल का निर्माण। नाइट्रिक अम्ल के निर्माण के साथ साथ प्रश्न तो नहीं दिया हुआ लेकिन तुम्हें नाइट्रिक अम्ल की संरचना भी याद होनी चाहिए तो ये उतार लो। फिर देखो नाइट्रिक अम्ल की संरचना क्या होती है वो इंपॉर्टेंट है वो बहुत जरूरी है। देखो नाइट्रिक अम्ल की संरचना ये है हाइड्रोजन जुड़ा होता है ऑक्सीजन से जुड़ा होता है नाइट्रोजन से और 2 ऑक्सीजन से। बंधुओं की बात करें ऑक्सीजन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड सिंगल, इसमें से एक डबल होता है एक सिंगल होता है लेकिन जब बात करते हैं तो पता चलता है कि दोनों में अनुनाद पाया जाता है तो कभी डबल बॉन्ड यहाँ कभी डबल बॉन्ड यहाँ। क्लियर है। ध्यान रखना इसके बंध कोणों के बारे में। ये वाला जो बंध कोण होता है ये होता है 102 डिग्री और ये जो होता है ये होता है 130 डिग्री। क्लियर है। इसके अलावा इसकी बंध दूरियां भी तुम्हें याद रखनी है। ये जो बंध दूरी है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच की ये होती है 96 पिकोमीटर। कितनी होती है 96 पिकोमीटर। इसके बाद ये जो है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की ये होती है 140.6 पिकोमीटर और ये दोनों बंध दूरियां क्या होती है बराबर होती है। इनका मान होता है 121 पिकोमीटर। बस यही चीज तुम्हें छाप लेनी है यूं की यूं, ये संरचना आपके पास होनी चाहिए। क्लियर है। ये हो गया नाइट्रिक अम्ल। देखते हैं टाइम बचा तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। 2 मिनट का टाइम है और नेक्स्ट क्वेश्चन है तनु व सांद्र HNO3 की कॉपर और जिंक के साथ अभिक्रिया तो नहीं कर सकते क्योंकि टाइम लगेगा समझाने में। तो आज के लिए इतना ही। नाइट्रिक अम्ल की संरचना क्या होती है निर्माण क्या होता है वो देखो। एक अभिक्रिया कैल्शियम साइनामाइड का निर्माण कैसे होता है वो मैंने आपसे पूछिए, वो आप मेरे को टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे जैसे भी भेजोगे बाकी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी बता देता हूँ बेटा जी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब। एक बच्चा कम से कम 10 सब्सक्राइब जरूर करें चाहे कैसे करें। मुझे पता है तुम एक्सपर्ट हो, खास करके इंग्लिश मीडियम वाले तो बहुत ही एक्सपर्ट है। ठीक है ना, आप एक्सपर्ट हो और वो +1 वाले बच्चे जो ये वीडियो देख रहे हैं वो भी बहुत अच्छे एक्सपर्ट है। क्लियर है। तो आप लोग
इधर उधर से कैसे भी करके सब्सक्राइब बढ़ाइए, लाइक बढ़ाइए, वीडियो आते रहेंगे। जल्द ही 2 या 3 दिन के अंदर अंदर +1 के जो बच्चे +2 में प्रमोट हुए हैं उनके लिए डिटेल वीडियो, क्योंकि ये तो क्वेश्चन चल रहे हैं, ये आपके लिए +1 वाले बच्चों के लिए तब यूजफुल है जब आप एक बार पढ़ लोगे। तो ये जो ऐसे क्वेश्चंस है ना, इनके अलावा डिटेल वीडियो भी स्टार्ट कर रहा हूँ। +2 के बच्चे उनको पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, लेकिन जो +2 में प्रमोट होके आए उनके लिए बहुत बढ़िया वीडियो रहेंगे, वो पूरी डिटेल में, जिसमें कंपटीशन के क्वेश्चंस और उनके लेवल तक की डिटेल देखेंगे। 2-2 ढाई घंटे की वीडियो स्टार्ट करेंगे। और आज से ही एग्रीकल्चर की भी वीडियो डाल रहा हूँ, ठीक है ना। तो एग्रीकल्चर के बच्चे जो जुड़े हुए हैं उनको अलग से एक प्लेलिस्ट मिलेगी एग्रीकल्चर की, उसमें एग्रीकल्चर की वीडियो मिलेंगे। आप भी ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब करो। एग्रीकल्चर की वीडियो तभी कंटिन्यू डालूंगा तब मेरे को लगेगा भी कम से कम 100-150 बच्चे देख रहे हैं, 100-150 व्यू हो रहे हैं तो डालूंगा, ठीक है ना, वरना नहीं डाले जाएंगे। बाकी ये कंटिन्यू चलेंगे। और देखते हैं कल संडे है तो कल 1-2 शॉर्ट वीडियो भी डालेंगे, ठीक है ना। शॉर्ट वीडियो में कौन सा टॉपिक, किसमें दिक्कत है, वो आप मेरे को मैसेज करके आज शाम तक बता देना, कल दोपहर तक बता देना कि किस पे शॉर्ट वीडियो बनाना है, ठीक है ना। इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कहीं भी एक टॉपिक ले लेना है कि सर ये टॉपिक समझाना है, उसमें अपन शॉर्ट वीडियो डालेंगे, ठीक है ना। बाकी आपके सामने है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके बाय।